नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम आम चुनाव के बारे में। हम जानने वाले हैं इन चुनाव के पीछे विद्यमान राजनीतिक पृष्ठभूमि को, चर्चा करने वाले हैं इनके परिणामों पर और अंत में देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन में इनके महत्व को। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चुनावी पृष्ठभूमि को। जैसा कि हम जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में था और जैसे ही इस युद्ध का शंखनाद हुआ था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इस युद्ध में भारत भी ब्रिटेन की तरफ से भागीदार बनेगा। चूँकि इतनी महत्वपूर्ण घोषणा बिना किसी राजनीतिक विचार विमर्श के ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, तो इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग ने इसके उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस भी बनाया था और ये प्रचार किया था कि कांग्रेस से इस देश को मुक्ति मिल गई है, 8 प्रांत बच गए हैं। परंतु ब्रिटिश सरकार हिंद महासागर के केंद्र में शांति चाहती थी और ये शांति केवल तभी संभव थी जब भारत में शांति हो, क्योंकि भारत जो है इसकी महत्वपूर्ण स्थिति में पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, क्रिप्स मिशन लाया गया, परंतु ये असफल रहे। इनके विरोध में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन भी किया गया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से वोवेल योजना भी लाई गई, परंतु ये भी पूरी तरह असफल रही। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, जहां विंस्टन चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी के अध्यक्ष क्लेमेंट एटली सत्तारूढ़ हुए और लेबर पार्टी का जो रुख था वो सदैव से ही भारत के पक्ष में रहता था। वो कुछ लिबरल सोचती थी और जैसा कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में जब जापान घुटने टेकने को राजी नहीं था तो अमेरिका ने उसके नागासाकी और हिरोशिमा नामक 2 शहरों पर परमाणु हमला किया और इसी के साथ उसने घुटने टेके और 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक तौर पर इस विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 सितंबर 1945 को ये घोषणा की गई कि भारत की राजनीतिक स्थिति अशांत है, चुनाव का समय आ गया है, इसलिए ज़रूरी है कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर चुनाव कराए जाएं। चूँकि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था और इसे मानने को तैयार नहीं थे देशी रजवाड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया कि इस चुनाव की पूरी व्यवस्था 1919 के अधिनियम के आधार पर होगी। महत्वपूर्ण तिथि है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष है, कई बार पेपर में पूछी भी जा चुकी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो भारत में चुनावी अभियान शुरू हो गए। कांग्रेस का चुनावी एजेंडा था आज़ादी ही लेंगे और इस संदर्भ में वो प्रचार कर रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में दरिद्रता आई है और इसके पीछे जो हाथ है वो केवल फिरंगी सरकार का है। वो साथ ही ये प्रचार कर रही थी कि इस युद्ध के विरोध में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया उस पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्याचार किए गए और आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई गई। इसी दौरान एक ज्वलंत मुद्दा था, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था। तो कांग्रेस ने उस मुकदमे को भी आधार बनाया और ये कहा कि उन गुमराह देशभक्तों के साथ अन्याय किया जा रहा है। गुमराह देशभक्त जो है वो सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने उनके संदर्भ में कहा था और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। कांग्रेस इस बात का आह्वान कर रही थी कि यदि वो सत्ता में सही ढंग से आती है तो इन सैनिकों के लिए राहत कोष बनाया जाएगा और इनकी रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं मुस्लिम लीग मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रही थी। वो ये कहती थी कि कांग्रेस हिंदुओं की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी है
और मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है और पाकिस्तान के साथ ही उनका भविष्य सुरक्षित है। अर्थात जहां कांग्रेस का चुनावी एजेंडा स्वतंत्रता था, वहीं मुस्लिम लीग का चुनावी एजेंडा एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग थी। चुनाव हुआ और जनवरी 1946 में इनके परिणाम घोषित हुए, जिनमें कांग्रेस एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केंद्रीय विधानमंडल में 102 सीटें थी। यहाँ 59 या 59 सीटें कांग्रेस के पलड़े में रही और मुस्लिम लीग ने भी अपनी दावेदारी बहुत अच्छी रखी और उसे 30 सीटें प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि इन चुनाव में लगभग 86% मुस्लिमों का मतदान मुस्लिम लीग के पलड़े में रहा। 11 प्रांतों में व्यवस्था बनाई हुई थी, यहाँ पर चुनाव होने थे। इनमें से 9 प्रांतों में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाई गई। देखिए, जो 1937 वाले चुनाव हैं वहाँ 8 प्रांत थे, यहाँ 9 प्रांत हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और हम देखते हैं कि 91.30% मतदान जो है वो गैर मुस्लिमों का कांग्रेस के पक्ष में हुआ। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम और इस बार उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग अपने चुनावी एजेंडा में दावा कर रही थी कि वहाँ यही सरकार बनाएगी, पर मेजोरिटी में नहीं थी पार्टी। तो कांग्रेस द्वारा गठबंधन किया गया हिंदू महासभा, सिख दल और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ में और खिज्र हयात खां के नेतृत्व में इसके द्वारा सरकार बना ली गई। मुस्लिम लीग द्वारा केवल 2 ऐसे प्रांत थे जहां सरकार बनाई गई। पहला प्रांत था बंगाल और दूसरा प्रांत था सिंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। और 1945 के जो चुनाव हुए, 1946 में जिनका रिजल्ट आया, उसके संदर्भ में आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर यहाँ हो गए होंगे। आपको इस संदर्भ में एक प्रश्न का उत्तर देना है कि 1945 में ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान जो प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली, वो भारत में पहली बार कब आए थे। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ 1940 में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।